क्या नाम बताया आपने? उसका नाम था दुर्गेश। और तो ये किस वर्ष की मतलब कौन सी क्लास में आप लोग साथी थे? हम शायद 7वीं 8वीं से लेके 10वीं तक थे साथी। अच्छा, तो उसके बाद फिर बिछुड़ गए। बिछुड़ गए और फिर हाँ कुछ साल पहले मिले हाँ। तो पता लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बेचारे को डायबिटीज बहुत ज्यादा हो गई है ओहो। और उसके हालत खराब है, फाइनेंशियली भी अच्छा नहीं कर पाया। जी 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 जी। उसकी टांग वांग कटने वाली थी। अच्छा। तो फिर मैंने फोन पे बात करी उससे, तो फिर मेरे दिमाग में उसका रह गया दुर्गा नाम, तो उसके नाम से फिर मैंने एक कहानी लिखी है पेंटिंग के ऊपर ही, और उसका नाम रखा उसमें। अच्छा, वो पेंटिंग बनाता था बचपन हाँ, में? अच्छा, ड्राइंग अच्छा, करता था, ड्राइंग। स्केच बहुत अच्छे बनाता था। अच्छा तो उसका अच्छा नाम अच्छा। दुर्गा था, तो मैंने कहानी लिखी, उसका शीर्षक है ये पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट, अच्छा हाँ जी, अच्छा। कहानी। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ नव वर्ष के अपने इस पहले वीडियो में हैदराबाद के बहुत ही प्रतिभाशाली और प्रतिष्ठित कवि और कहानीकार और रंगकर्मी आदरणीय भाई रवि वैद जी से। रवि वैद उपन्यास, कविताएं, कहानियाँ लिखते रहे हैं और निरंतर पढ़ना अभी तक भी अपना बनाए हुए हैं, ये विशेष बात है। और इसीलिए वो लेखन में भी नई नई चुनौतियां स्वीकार करने के आदी हैं। अभी मेरे निवेदन पर वे अपनी एक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जिसकी भूमिका अभी आपने सुनी। शीर्षक है पोर्ट्रेट। जी रवि जी। धन्यवाद ऋषिदेव सर, आपका आशीर्वाद बना रहे सर, बस यही चाहते हैं। तो मैं कहानी शुरू करता हूँ जी। कहानी का शीर्षक है पोर्ट्रेट। जी। यह वह समय था जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, पर आज़ादी की हवा गर्म हो रही थी। हर किसी की जुबान पर यही बात होती कि बस अब आज़ादी मिलने में ज़्यादा समय नहीं है। पर कुछ लोग अभी भी हकीकत से बेखबर, ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि देश का बंटवारा होगा। छोटे मोटे दंगों की खबर तो तकरीबन रोज ही आने लगी थी। इन सब से बेखबर लाहौर के नज़दीक एक छोटे से कस्बे में एक डाकिया रामलाल अपने परिवार के साथ रहा करता था। परिवार में उसकी पत्नी लाजवंती और 6 साल का पुत्र दुर्गेश, जिसे प्यार से सब दुर्गा बुलाते थे, रहा करता। दिल्ली के हमारे मित्र ब्रह्मदेव शर्मा देख रहे हैं। स्वागत है ब्रह्मदेव शर्मा सर आपका। रवि जी, मैं आपको बता दूं, हाँ जी, ब्रह्मदेव शर्मा जी, शायद आप फेसबुक पर इन्हें देखते रहे हों, गणित के प्रोफेसर हैं, गणित के बहुत बड़े, और हमारे तेवरी काव्य आंदोलन के एक सशक्त स्तंभ हैं। हमारी तरफ से उनको नववर्ष की शुभकामनाएं और फेसबुक लाइव में स्वागत। जी, उन्होंने मैसेज लिखा है आपके लिए। हाँ जी, जी, धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। जी रवि जी पढ़ें, अब मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा बीच में। रामलाल रोज सुबह साइकिल से लाहौर के बड़े डाकखाने जाता और चिट्ठियां, मनी ऑर्डर और पार्सल लेकर पास के गांव में बांटने चला जाता। उसे रोज तकरीबन 30-40 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ती थी। रास्ते में उसका घर पड़ता तो रामलाल दोपहर का खाना खाने के लिए घर चला आया करता था। खाना खाकर रामलाल थोड़ा सुस्ता लेता तो कभी नींद की झपकी ले लिया करता था। कई दिनों से रामलाल देख रहा था कि दुर्गा जब भी देखो कागज पेंसिल लिए कुछ ना कुछ बनाता रहता था। कभी कोयले से दीवार पर तो कभी चौक से स्लेट पर। उसके लिए हर वह चीज जिस पर लिखा जा सकता था एक कैनवस हुआ करती थी। धीरे धीरे उसके बनाए हुए चित्रों में काफी सुधार होने लगा था और ऐसा लगने लगा था मानो किसी मंझे हुए चित्रकार ने बनाए हो। चित्र तो रामलाल को भी पसंद आते थे, पर वह चाहता था कि दुर्गा चित्रकारी छोड़कर किताबें पढ़े और बड़ा होकर किसी सरकारी महकमे में अच्छे पद पर नौकर हो जाए। एक दिन दुर्गा ने रामलाल के थैले में एक बड़ा सा लिफाफा देखा तो लिफाफा उसे कैनवस जैसा दिखाई दिया। बस फिर क्या था, दुर्गा लिफाफे की पिछली तरफ चित्र बनाने लगा। रामलाल खाना खाकर सो रहा था।
दुर्गा ने चित्र बनाकर पिता के डर से लिफाफा चुपके से वापस डाक वाले बस्ते में रख दिया। वह बड़ा सा लिफाफा पास के गांव में सेना की छावनी के एक अंग्रेज अफसर माइकल क्लार्क का था। अब यह किस्सा अक्सर होने लगा। जब भी क्लार्क साहब का कोई बड़ा सा लिफाफा आता, दुर्गा फौरन उसे कैनवस बना चित्र बनाने में जुट जाता और अरे वाह। रामलाल के उठने से पहले ही लिफाफे को बस्ते में डाल देता। अच्छी उठान है कहानी की। एक बार दुर्गा ने रामलाल के किसी सरकारी लिफाफे के सामने की तरफ चित्र बना दिया तो रामलाल ने लिफाफा देखते हुए उसे बहुत बहुत धुलाई करी। बेचारा दुर्गा रोते रोते माँ की गोद में सो गया। बच्चे जल्दी बातों को भूलते नहीं हैं। कुछ दिन तो दुर्गा ने मार के डर से रामलाल के डाक वाले बस्ते को हाथ न लगाया, पर मार का दर्द और डर कम होते ही फिर एक दिन रामलाल जब खाना खा कर लेटा और उसकी आंख लग गई तो मौका देख दुर्गा ने रामलाल का बस्ता खोला और क्लार्क साहब के लिए जो बड़ा सा लिफाफा आया था उस पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। इस बार उसने पेंसिल से स्केच बनाया जिसमें एक आदमी अपने छोटे बच्चे को पीट रहा था। स्केच बनाने के बाद दुर्गा ने लिफाफा हिफाजत से रामलाल के बस्ते में रख दिया और उस दिन की मार उसके जहन में अभी भी ताजा थी। काफी दिनों तक क्लार्क साहब का कोई खत नहीं आया तो रामलाल को भी छावनी जाने का मौका न मिला। फिर एक दिन क्लार्क साहब के लिए एक बहुत जरूरी डाक आई जिसे जल्द से जल्द क्लार्क साहब तक पहुंचाना था। रामलाल को आदेश मिला कि सारे काम छोड़कर सबसे पहले उस डाक को पहुंचाया जाए। तो रामलाल डाक लेकर सीधा क्लार्क साहब के बंगले पर पहुंचा। क्लार्क साहब बरामदे में बाहर ही खड़े थे, मानो रामलाल का ही इंतजार कर रहे हों। रामलाल से डाक लेकर क्लार्क साहब ने उसे पलट कर देखा, फिर खोलकर पढ़ने लगे। रामलाल जाने लगा तो क्लार्क साहब ने उसे रोका और बैठने का आदेश दिया। खत पढ़ने के बाद उन्होंने रामलाल से पूछा, तुम डाकखाने से डाक लेकर कहाँ कहाँ जाते हो? बिल्कुल सच सच बताना, डरने की जरूरत नहीं है। रामलाल दोपहर में घर जाने वाली बात नहीं बताना चाहता था, परंतु डर के मारे सारी बात सच सच बता दी। क्लार्क साहब ने पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई चित्रकारी करता है? यह सुनकर रामलाल के तो होश ही उड़ गए। बोला, साहब आपको कैसे पता लगा? बोला, साहब मेरा 6 साल का पुत्र दुर्गा दिन भर चित्रकारी करता रहता है। साहब मैं तो उसकी इस आदत से परेशान हो गया हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ इस लड़के का। क्लार्क साहब ने पूछा, क्या तुमने दुर्गा को कुछ दिन पहले पीटा था? रामलाल डर गया और कहने लगा, साहब कमबख्त ने एक सरकारी डाक पर चित्र बना दिया था, पर आपको कैसे पता लगा? क्लार्क साहब अंदर गए और वे सभी लिफाफे ले आए जिन पर दुर्गा ने चित्र बनाए थे। एक एक करके उन्होंने वे सब लिफाफे रामलाल को दिखाए और अंत में वह लिफाफा दिखाया जिस पर दुर्गा ने एक स्केच बनाया था जिसमें एक आदमी छोटे बच्चे को पीट रहा था। स्केच देखकर रामलाल की आंखें भर आई। क्लार्क साहब ने रामलाल के लिए पानी मंगवाया और चाय नाश्ते का इंतजाम करने के लिए कहा। उन्होंने अपनी पत्नी मारिया से खुद चाय लाने के और नाश्ता लाने के लिए कहा। क्लार्क साहब के ड्राइंग रूम में बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बड़े करीने से सजाई गई थी। चाय नाश्ता करते हुए क्लार्क साहब और उनकी पत्नी ने दुर्गा द्वारा बनाए गए चित्रों की जमकर तारीफ की और रामलाल से दुर्गा को उनके घर लेकर आने को कहा। अपने पुत्र की तारीफ, वह भी इतने बड़े अफसर से सुनकर रामलाल गदगद हो गया और साहब से बोला, साहब मैंने बेटे की कला को पहचान न पाया और सदा उसे चित्रकारी करने से मना करता रहा, पर आपने उसकी कला को पहचान लिया। एक कलाकार ही दूसरे कलाकार का हुनर पहचान सकता है। अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि दुर्गा की इस प्रतिभा को निखारने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और दुर्गा को अगले रविवार लेकर आने का वादा करके रामलाल चला गया। जी। अगले रविवार ठीक 11 बजे दुर्गा को लेकर जब रामलाल क्लर्क साहब के बंगले पहुंचा तो क्लर्क साहब अपनी पत्नी मारिया के साथ चर्च से तभी लौटे थे। नन्हे चित्रकार दुर्गा को देखकर दोनों बहुत खुश हुए और दुर्गा को गोद में उठाकर उसे बहुत प्यार करने लगे। फिर बैठकर दुर्गा से ढेरों बातें करने लगे। न जाने उन्होंने दुर्गा से क्या क्या पूछा, जैसे कोई भी चित्र बनाते समय दुर्गा के दिमाग में किस प्रकार के विचार आते हैं। दुर्गा तो उनके प्रश्न समझ भी नहीं पा रहा था, फिर भी वे दोनों दुर्गा से ढेरों बातें करने में व्यस्त थे। क्लार्क साहब दुर्गा को अपने पेंटिंग रूम दिखाने के लिए ले गए, जहाँ बड़े बड़े कैनवस और ढेरों रंग, ब्रश इत्यादि रखे हुए थे।
ये सब देखकर दुर्गा को जैसे अपनी सुध बुध खो बैठा। उसे तो मानो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत मिल गई थी। उसने यह सब पहली बार देखा था। क्लार्क साहब ने उसे विभिन्न प्रकार के रंग दिखाए और उनका अंतर भी समझाया, जैसे ऑयल कलर, पानी के रंग, पेंसिल के रंग, मोम के रंग इत्यादि। दुर्गा को मानो रंगों के स्वप्न लोक में पहुंच गया था। दोनों पति पत्नी ने दुर्गा को बहुत सारे रंग और ड्राइंग बुक उपहार में दी। क्लार्क साहब ने दुर्गा को 4 प्राथमिक रंगों के बारे में भी बताया, जिन्हें मिलाकर कोई भी रंग बनाया जा सकता है। पर ऐसा लगता था मानो यह सब जानकारी लेकर ही दुर्गा इस दुनिया में आया था। हाँ, ये आपका नरेशन बहुत बढ़िया है साहब, बधाई। धन्यवाद सर जी, पढ़ें। घर आते ही दुर्गा सब काम छोड़ रंगों को लेकर चित्र बनाने में जुट गया। उसने जंगल का एक चित्र बनाया जिसमें एक मोर को नाचते हुए दिखाया। मोर तो उसके बाद घर के पास खेतों में घूमते नजर आते रहते थे, इसलिए उसे मोर बनाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। चित्र बहुत अच्छा बना था। अगले रविवार रामलाल दुर्गा को लेकर क्लार्क साहब के बंगले पर गया। दुर्गा ने साहब को चित्र दिखाया तो क्लार्क साहब ने दुर्गा द्वारा रंगों के उपयोग को देखकर दंग रह गए। दुर्गा ने वह चित्र क्लार्क साहब को भेंट कर उनके चरण स्पर्श किए, मानो किसी शिष्य ने अपने गुरु को प्रणाम किया हो। तभी छावनी का फोटोग्राफर अपने पूरे साजो सामान के साथ आ पहुंचा, जिसे क्लार्क साहब ने अपनी व अपने परिवार की तस्वीरें खींचने के लिए बुलाया था। क्लार्क साहब ने अपनी सेना की वर्दी पहनी और सारे तमगे लगाए। उन्हें इस रूप में देखकर दुर्गा और रामलाल दोनों ही मोहित हो गए। एक तस्वीर क्लार्क साहब ने नन्हे दुर्गा और रामलाल के साथ भी खिंचवाई। किसी को क्या पता था कि मुंबई से हमारे मित्र डॉक्टर वेद प्रकाश दुबे शामिल हुए हैं साहब। स्वागत है उनका। आप देखिए, तुरंत आपकी कहानी जो है दिल्ली और मुंबई घूम रही है। स्वागत है जी। किसी को क्या पता था कि यह मुलाकात उनकी आखिरी मुलाकात होने जा रही थी। देश का बंटवारा हो गया, दंगे भड़क उठे, लोग आनंद फानंद में जान बचाकर और जो कुछ सामान बटोर सकते थे बटोर कर अपने मुल्क की ओर निकल पड़े। हिंदू लोग हिंदुस्तान की ओर और मुसलमान एक नए सुनहरे भविष्य का सपना लिए अपने नए वतन पाकिस्तान की ओर। रामलाल भी अपने परिवार के साथ जान बचा। मैं एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। हाँ जी सर। इस भारत विभाजन का आपके व्यक्तिगत जीवन से क्या संबंध है? इससे विभाजन तो मेरे व्यक्तित्व में और मेरे मस्तिष्क में हमारी माँ ही समझिए, आदरणीय डॉक्टर शशि अग्रवाल जी जुड़ी हैं, सूरज कुमारी गोस्वामी जी जो हैदराबाद में हैं वो जुड़ी हैं। हाँ साहब जी। तो हमारे पिताजी का जन्म जो पाकिस्तान में हुआ था और जब हाँ। विभाजन हुआ तो उनकी उम्र 13 साल की थी। तो उन्होंने जो दुख झेला और जो उनकी मानसिक स्थिति बनी वो शायद अभी ये दूसरी जनरेशन पीढ़ी में भी जी वो पूरी तरह से हम लोग उस पीड़ा को भुला नहीं मुक्त पाए, नहीं हो सके, नहीं हो पाए। जी, हम जी, हमारा मुझे लगता है कि लेखन भी जो है उस पीड़ा से मोक्ष प्राप्त करने का एक रास्ता है। अब मैं ये उपन्यास जो लिखूंगा जी, ये इसीलिए लिखूंगा कि शायद वो पीड़ा जी से जी मैं मुक्ति पा सकूं। जी जी तो पढ़ें। रामलाल भी अपने परिवार के साथ जान बचाकर दिल्ली चला आया और क्लार्क साहब अपने परिवार के साथ कुछ समय बाद लंदन चले गए। दिल्ली में रामलाल को फिर से जिंदगी और घर बार जमाते जमाते काफी समय लग गया। अरे वाह, पवित्रा जी भी आ गई हैं बेंगलोर से। प्रणाम कर लीजिए इन सबको आप। हाँ जी। स्वागत है सबका। हाँ, ये सब कहानी वाले लोग हैं। कहानी में स्वागत है जी। जी जी। उसे डाक विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई। दुर्गा भी स्कूल जाने लगा और जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। दुर्गा पढ़ाई में तो अच्छा था पर सब उसे पेंटर के रूप में अधिक जानते थे। धीरे धीरे उसने विद्यालय की पेंटिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया और कई प्रतियोगिताएं जीती। पोर्ट्रेट बनाने में तो जैसे दुर्गा को महारत हासिल हो रही थी। ब्रश तो उसके हाथ में खिलौने की तरह खेलता था। हाँ। और रंग तो उसके आगे सब बेबस खड़े रहते थे। किसी को भी किसी के साथ मिलाकर ऐसा रंग बना देता था जो किसी ने कभी देखा ही ना होता। अच्छा विवरण। दुर्गा जब 15 साल का हुआ तो उसने एक बड़े से कैनवस पर क्लार्क साहब की सेना की वर्दी पहने हुए एक पोर्ट्रेट बनाई। जैसी उसने उन्हें फोटोग्राफर के सामने बैठा देखा था जी
पोर्ट्रेट देखकर रामलाल दंग रह गया और उसकी आंखें भर आई। दुर्गा को गले लगाकर बोला, तुझे क्लार्क साहब आज भी याद हैं? इतने साल के बाद भी उनकी छवि तेरे दिमाग में ज्यों की त्यों है। काश ये पोर्ट्रेट क्लार्क साहब देख पाते। स्कूली शिक्षा के बाद दुर्गा ने फौरन फाइन आर्ट्स के कॉलेज में दाखिला ले लिया और जीवन अपनी गति से आगे बढ़ने लगा। शिक्षा पूरी करने के बाद दुर्गा को उसी कॉलेज में नौकरी मिल गई। नौकरी के साथ साथ दुर्गा घर पर भी पेंटिंग बनाया करता था। लोग दूर दूर से उसे पोर्ट्रेट बनवाने के लिए आते और मुंह मांगे दाम देते। दुर्गा ने कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। उसकी बनाई पेंटिंग्स की प्रदर्शनियां अक्सर छोटे बड़े शहरों में लगने लगी। कुछ पेंटिंग्स वह बेच देता और कुछ को वह अपने लिए रख लेता। कॉलेज के दिनों में ही उसका आकर्षण अपने साथ पढ़ने वाली लड़की वैदेही की तरफ रहा करता था, जो अब पूर्ण रूप से प्रेम संबंध में परवान चढ़ चुका था। यह बात दोनों के घर वाले बहुत अच्छी तरह जानते थे। इस कारण विवाह में कोई अड़चन नहीं आई और दोनों परिणय सूत्र में बंध गए और शादी के 5 वर्ष के भीतर ही उनको 2 बच्चे भी हुए। अब रामलाल और उनकी पत्नी का वृद्ध अवस्था के कारण निधन हो गया। दुर्गा की गिनती अब देश के विख्यात चित्रकारों में होने लगी थी। एक बार लंदन से एक विख्यात पेंटर जॉन डिसूजा भारत आया और उसने दुर्गा की पेंटिंग्स की लगी प्रदर्शनी देखी तो बहुत प्रभावित हुआ। उसने दुर्गा से कहा, तुमने तो नेचर, पोर्ट्रेट और एब्स्ट्रैक्ट हर तरह की पेंटिंग में महारत हासिल कर रखी है। मैं तुम्हें लंदन आने का न्योता देता हूँ। तुम्हारी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी मैं खुद लंदन की प्रसिद्ध आर्ट गैलरी में लगवाऊंगा। तुम्हारे आने जाने, ठहरने, प्रदर्शनी का सारा खर्चा सब मेरी ओर से रहेगा। जो मुनाफा होगा हम खर्चा निकालने के बाद आधा आधा बांट लेंगे। लंदन में तुम्हारी पेंटिंग्स के बहुत अच्छे दाम मिलेंगे और खर्चा निकाल कर भी काफी मुनाफा हो जाएगा। तो दुर्गा को भी यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा और उसने परिवार के साथ अगली गर्मियों की छुट्टियों में आने का वादा कर डॉन डिसूजा को आर्ट गैलरी बुक करवाने के लिए कह दिया। जी। अभी उसके पास 6 महीने का समय था जिसमें उसी पूरी तैयारी करने की। पासपोर्ट बनवाने थे, कपड़े वह भी लंदन के हिसाब से सिलवाने थे। उसने बहुत विचार करने के बाद अपनी बेहतरीन पेंटिंग्स की सूची बनाई और सारा सामान पैक करवाकर 15 दिन पहले ही रख लिया। परिवार भी साथ जा रहा था, इस कारण पत्नी वैभवी और बच्चे भी बहुत अधिक उत्साहित थे। एयर इंडिया की फ्लाइट से जब वे हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचे तो जॉन और उसका परिवार फूलों के गुलदस्ते लिए उनका स्वागत करने के लिए पहले से इंतजार कर रहा था। जी। जॉन उसको एयरपोर्ट से सीधा अपने घर ले गया। प्रदर्शनी शुरू होने में अभी 1 हफ्ता बाकी था तो जॉन व उसके परिवार ने दुर्गा और उसके परिवार को पूरा लंदन घुमाया और बहुत सारे तोहफे भी दिए। प्रदर्शनी पूरा 1 हफ्ता चलनी थी। पहले 2 दिन नेचर पर बनी पेंटिंग्स और अगले 2 दिन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग के लिए रखे गए थे और आखिरी के 3 दिन दुर्गा की सबसे पसंदीदा पेंटिंग की विधा पोर्ट्रेट के लिए छोड़ दिए गए थे। गहराई से अध्ययन किया आपने विषय का। यह इसलिए कि लोग अपनी पसंद अनुसार प्रदर्शनी के दिन का चुनाव कर सकें। मैं आपको यहाँ टोकता हूँ जरा सा, कल भी मैं शायद चर्चा कर रहा था। अभी पिछले हफ्ते प्रोफेसर देवराज से बात हो रही थी मेरी दिल्ली में फोन पर इसी चीज को लेकर के कि साहब जो है लेखन को लेकर के लोग कितने गंभीर हैं, स्वयं लेखक। तो उन्होंने हो सकता है इसमें कुछ अतिशयोक्ति हो या जो भी हो, कवियों और लेखकों की यानी उपन्यासकारों या कथाकारों की तुलना करते हुए एक बात कही कि साहब जब हम किसी कथाकार से बात करते हैं क्या लिख रहे हैं आजकल, तो वो ये बताने के बजाय कि क्या लिख रहे हैं प्राय यह कहते हैं कि मैं आजकल अमुक विषय पर काम कर रहा हूं। यानी वो जो है लिखने के लिए उसे पहले एक रिसर्च करने का काम जो है, काम करने का अर्थ है वहां के उस विषय को लेकर के रिसर्च कर रहे हैं। वो कहते हैं बड़े एक तरह से उसे आप कह सकते हैं व्यंग्य भी कह सकते हैं, कटाक्ष भी, किसी कवि को ये कहते हुए नहीं सुनते। पहले तो ये सुनते थे कि साहब एक छंद आया है
या एक शेर की आमद हुई है। अब तो दिन में कई कई गीत आ जाते हैं, कई कई कविताएं आ जाती हैं। कुछ लोग सुबह से शाम तक नियम बना के रखते हैं कि आज मुझे 5 कविताएं प्रतिदिन डालनी ही हैं मीडिया पर। उनकी अपनी प्रतिभा है, वो अलग है। शायद उन्होंने जीवन में मैंने यही कहा कि वो लोग पहले इतना काम कर चुके होते हैं कि लिखते वक्त काम करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये मैं असल में आपको प्रणाम निवेदित करता हूं कि मुझे ये लग रहा है कि इस कहानी को लिखने के लिए आपने वास्तव में काम किया है। धन्यवाद सर, आपको अगर ऐसा लगा तो। जी रवि जी। यह इसलिए कि लोग अपनी पसंद अनुसार प्रदर्शनी के दिन का चुनाव कर सकें। जॉन ने काफी पहले से प्रदर्शनी के विज्ञापन अखबारों में देने शुरू कर दिए थे। अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रवेश भी निःशुल्क रखा गया था। दुर्गा और उसकी उपलब्धियों के बारे में भी लोगों को पहले से जानकारी दे दी गई थी। प्रदर्शनी का उद्घाटन लंदन में भारतीय दूतावास राजदूत द्वारा किया गया। भारतीय मूल के लोग काफी संख्या में आने लगे। किसी भारतीय चित्रकार की लंदन में यह पहली प्रदर्शनी थी। कुछ चित्रों पर मूल्य लिखा था जिन्हें दुर्गा ने केवल बेचने के लिए बनाया था, जो दुर्गा को अति प्रिय थी और वो बिकाऊ नहीं थी। जो पेंटिंग्स एक बार बिक जाती उस पर सोल्ड आउट का पर्चा लगा दिया जाता, पर प्रदर्शनी से हटाया नहीं जाता था। प्रदर्शनी काफी अच्छी चल रही थी। सभी मुख्य समाचार पत्रों में प्रदर्शनी की खबरें लगातार छप रही थी। देखते देखते प्रदर्शनी का अंतिम दिन आ पहुंचा। सभी काफी थक चुके थे। इतने लंबे समय तक किसी भी शहर में दुर्गा द्वारा बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी नहीं लगी थी। शाम के 5 बजे प्रदर्शनी खत्म होनी थी और रात को जॉन ने दुर्गा के सम्मान में अपने घर पर कुछ दोस्तों व रिश्तेदारों को डिनर पर बुलाया था। 4 बजे के करीब एक वृद्ध अंग्रेज दंपति प्रदर्शनी देखने आए। लगता था उनकी रुचि केवल पोर्ट्रेट में थी, इसलिए उन्होंने आखिरी दिन चुना था। दोनों बड़े गौर से सभी पेंटिंग्स देख रहे थे, जैसे वे भारतीय संस्कृति से परिचित थे। प्रदर्शनी में दुर्गा ने क्लार्क साहब का भी पोर्ट्रेट रखा था। जैसे ही दोनों ने क्लार्क साहब का पोर्ट्रेट देखा तो वहीं रुक गए। उनके कदम जैसे जमीन को पकड़ लिया हो। कभी वे पोर्ट्रेट को देखते तो कभी एक दूसरे को। सब सोचने लगे किसी भारतीय द्वारा किसी अंग्रेजी फौजी अफसर का पोर्ट्रेट बनाना शायद उन्हें अच्छा लगा होगा। उन्हें दुर्गा को पास बुलाया और पोर्ट्रेट के बारे में पूछा, क्या तुम इस अफसर को जानते हो? दुर्गा ने कहा, यह पोर्ट्रेट मेरी सबसे पसंदीदा पोर्ट्रेट है। मैं बता नहीं सकता जिसकी ये पोर्ट्रेट है उनका मेरे जीवन में क्या योगदान है। ये तो मेरे भगवान है। आपको बड़े आप क्लाइमेक्स पर ले जा रहे हैं कहानी को, बहुत अच्छा लग रहा है। यह हमारे क्लार्क साहब की पोर्ट्रेट है। हमारे क्लार्क साहब ये हमारे क्लार्क जी, साहब एक शब्द का बड़ा महत्व है। और उसने उन्हें अपने बचपन की सारी बातें बताई। वे अंग्रेज दंपति और कोई नहीं, खुद क्लार्क साहब और उनकी पत्नी मारिया थी। क्लार्क साहब ने दुर्गा से उसके पिता का नाम पूछा। जब दुर्गा ने उन्हें अपने पिता का नाम रामलाल बताया तो वो एक दूसरे को सहमति की निगाह से देख मुस्कुराने लगे। अपने अंदर के कुतूहल को काबू में रखते हुए उन्होंने दुर्गा से पोर्ट्रेट को बेचने के लिए कहा तो दुर्गा ने साफ इनकार कर दिया। यही तो एक निशानी है मेरे पास क्लार्क साहब, वाह, इसे तो मैं किसी कीमत पर नहीं बेच सकता। सुनकर दोनों पति पत्नी भाव विभोर हो गए और उन्होंने कहा, पोर्ट्रेट को मत बेचो, पर एक वादा करो, यह पोर्ट्रेट लेकर कल तुम हमारे घर आओगे। हम भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं जिसे देखकर शायद तुम ये बेचने के लिए तैयार हो जाओ। सुनकर दुर्गा हंस पड़ा और बोला, पोर्ट्रेट तो मैं नहीं बेचूंगा। हाँ, मैं आपके घर जरूर आऊंगा यह देखने के लिए कि वह कौन सी चीज है जो मुझे यह पोर्ट्रेट आपको मजबूर कर सकती है। जी। दुर्गा ने जॉन को बुलाया और उस अंग्रेज दंपति का पता समझने के लिए कहा। क्लार्क साहब ने दुर्गा और जॉन दोनों को सपरिवार आने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अगले दिन ठीक 11 बजे दुर्गा अपने व जॉन के परिवार सहित क्लार्क साहब के घर पहुंचा। काफी बड़ा और आलीशान घर था, जैसे किसी खानदानी रईस का आलीशान बंगला हो। क्लार्क साहब ने भी अपने सारे परिवार को बुला रखा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई समारोह होने जा रहा हो। स्वागत औपचारिकताओं के बाद
दुर्गा ने क्लार्क साहब से आग्रह किया कि उसे वह चीज दिखाएं जिसका जिक्र उन्होंने कल किया था। क्लार्क साहब ने सबको घर के बाहर लॉन में आने के लिए कहा, जहां पर एक बड़ा सा चित्र कपड़े से ढककर रखा गया था। क्लार्क साहब ने दुर्गा से चित्र पर से कपड़ा हटाने के लिए कहा। जैसे ही दुर्गा ने चित्र पर से कपड़ा हटाया, उसकी आंखें खुली की खुली रही। यह वही फोटोग्राफ था जो क्लार्क साहब ने अपने लाहौर की छावनी वाले बंगले पर खिंचवाया था। फोटो को देखते ही दुर्गा सब कुछ समझ गया और उसकी आंखें ऐसी छलकी, आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। हाँ बिल्कुल है साहब, नाम ही नहीं ले रहे थे। जब तक लेखक इन्वॉल्व नहीं होगा पाठक कैसे इन्वॉल्व होगा। हर बार इमोशनल। हाँ बिल्कुल, द्रवित होना ही है यहाँ। और देखिए हमारे ब्रह्मदेव शर्मा जी ने एक टिप्पणी की है, बहुत सही कहा हमारे क्लार्क साहब, यहाँ भी संस्कार शिक्षा भारतीयता। और महर्षि वशिष्ठ हमारे एक मित्र हैं, वो भी जुड़े हुए हैं इस धन्यवाद जी। सबका। मारिया मेम साहब को देखता चला जा रहा था, कंठ से बाहर नहीं आ रहे थे। हाँ। उसने अपने पिता रामलाल के शब्दों को याद किया, अगर क्लार्क साहब ये पोर्ट्रेट देखते तो कितने खुश होते। दुर्गा ने खुद को संभालते हुए क्लार्क साहब और मारिया मेम साहब के पैर छुए, तो दोनों ने दुर्गा को ऐसे गले लगाया और ऐसे प्यार किया जैसे पहली बार उन्होंने दुर्गा को देखकर अपनी गोद में उठा लिया था। अलीगढ़ से कवि रमेश राजगुप्त इज वाचिंग। जो किसी ने सपने में ना सोचा था वह यथार्थ में सामने था। क्लार्क साहब ने दूसरी तस्वीर से खुद कपड़ा हटाया, जिसमें क्लार्क साहब मारिया मेम साहब के साथ रामलाल खड़ा था और उनके साथ था छोटा सा 6 साल का दुर्गा। अभी तक किसी को भी पूरी स्थिति समझ में नहीं आ रही थी, बस सब इतना समझ रहे थे कि जो पोर्ट्रेट दुर्गा लेकर आया था यह उसी व्यक्ति की थी जिस पर से क्लार्क साहब ने कपड़ा हटाया था। पोर्ट्रेट रंगीन और बड़ी होने के कारण तस्वीर से ज्यादा अच्छी लग रही थी। क्लार्क साहब ने सबको विस्तार से पूरा घटनाक्रम समझाया। दुर्गा कहने लगा, आज मैं जो कुछ भी हूँ क्लार्क साहब के प्रोत्साहन की वजह से हूँ, वरना मैं भी आज किसी डाकखाने में क्लर्क होता। कुदरत का यह खेल देखकर सब अचंभे में थे और हकीकत पर विश्वास नहीं पा रहे थे। भोजन का समय हो गया तो क्लार्क साहब ने सबको भोजन करने का आग्रह किया। आज दुर्गा के सम्मान में उन्होंने भारतीय खाना बनवाया था। भोजन और ढेर सारे संस्मरणों के उपरांत क्लार्क साहब ने दुर्गा से कहा, बोलो दुर्गा, अब ये पोर्ट्रेट तुम मुझे बेचोगे? दुर्गा कहने लगा, अभी मैं आपका ध्यान चाहूंगा यहाँ जी। आज ये पोर्ट्रेट खुद चलकर अपने मालिक के पास आई है। अब इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मैंने अब तक इसे इसलिए नहीं बेचा था क्योंकि मेरे पास आपकी यह एकमात्र निशानी थी, पर अब आप मिल गए हैं, वह भी परिवार सहित। अब मैं जी भर कर आपकी तस्वीरें खींच कर ले जाऊंगा। मैं चाहता हूँ यह लम्हा यहीं थम जाए। मैं इस लम्हे को जी भर कर जीना चाहता हूँ। क्लार्क साहब ने कहा, दुर्गा तुम्हें पोर्ट्रेट की कीमत तो लेनी पड़ेगी, इनकार करोगे तो मेरा अनादर होगा। यह कहकर क्लार्क साहब ने एक भारी रकम का चेक बनाकर दुर्गा को थमा दिया। नतमस्तक होकर दुर्गा कहने लगा, साहब इस रकम में मैं अपनी जमा पूंजी में से आधी रकम मिलाकर आपके नाम का एक स्कूल खोलूंगा और गरीब बच्चों को निःशुल्क पेंटिंग सिखाऊंगा। यह नेक विचार सुनकर सबने तालियां बजाई। दुर्गा ने क्लार्क साहब से वादा लिया कि जब स्कूल बनकर तैयार हो जाएगा तो उसका उद्घाटन करने के लिए क्लार्क साहब और मारिया मेम साहब भारत। अरे वाह। क्लार्क साहब ने प्रस्ताव स्वीकार किया। कुछ दिनों बाद दुर्गा की वापसी थी। क्लार्क साहब ने दुर्गा उसके परिवार को भेंट स्वरूप कई उपहार दिए और डॉन डिसूजा को ढेरों धन्यवाद दिए कि उन्होंने दुर्गा को लंदन आमंत्रित किया। संस्कृति की सीमाओं को तोड़ती इस इंसानियत और प्रेम की कथा को मेरा नमन। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई। और आपने वास्तव में बहुत डूब करके इसे पढ़ा भी, लिखा जैसे डूब करके है, पढ़ा भी। और जब आप डूब के पढ़ेंगे तो फिर सुनने वाला भी जो है उसमें पूरी तरह से जज्ब हो जाता है। बहुत सुंदर कहानी ब्रह्मदेव शर्मा जी लिख रहे हैं, सुखांत, शानदार, उद्देश्यपूर्ण कहानी। तो मित्रों, ये थे हमारे अनन्य मित्र और साथी
श्री रवि वैद्य जी, और इस कहानी पर आप अपनी राय से हमें अवगत कराएंगे तो लेखक को प्रोत्साहन भी मिलेगा, और जो वे अपने पाकिस्तान विभाजन को लेकर के एक नए उपन्यास पर इस समय काम कर रहे हैं, जिसके प्रारंभिक पृष्ठ आज उन्होंने यहाँ इस रचना पाठ से पहले हमारे साथ साझा किए थे, उस पर लिखते समय उन्हें कुछ और प्रकाश आपकी प्रतिक्रियाओं से मिलेगा। अपना स्नेह और आशीर्वाद इस लेखक को अवश्य दें। धन्यवाद मित्रों। धन्यवाद, सबका हार्दिक धन्यवाद।